गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे यूपी टेट 2022 का हिंदी पेपर, जिसमें कि आपको हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब हम आपको सॉल्व कराएंगे अगले 15 क्वेश्चन हिंदी के, जिसका कि पहला क्वेश्चन है अंग का उच्चारण स्थान होता है। पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है? अंग का उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान का मतलब कि जो हम बोलते हैं तो हमारे कहाँ से वो आवाज निकलती है। तो इसमें क्या है? अंग का उच्चारण स्थान है। अंग कहाँ से बोला जाता है? तो इसमें क्या ऑप्शन देखिए, मूर्धन्य। मूर्धन्य से अंग नहीं बोला जाता है। उसके बाद आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब ऐसा कोई हिंदी वर्ड जिसमें हम कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों का सहारा लेते हैं। तो अंगा बोलने में कंठोष्ठ की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? नासिक के। तो नासिक से अंगा बोलिए आप। अंगा में देखिए नासिक क्या आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है? अंग का उच्चारण स्थान होता है। इसका सही ऑप्शन नासिक के होता है। और इसके और भी है, जैसे अंगा, इया, म, ये सब कहाँ से बोले जाने वाले वर्ड हैं? नासिक से। उसके बाद मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ट, ठ, ड, ऋषि। और कंठोष्ठ, इसमें ऐसा कोई वर्ड जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा आएगा? ओ और औ। ओ और औ कौन सा आएगा? ओ और औ। उसके बाद आता है कंठ ताल। इसमें ऐसा वर्ड जिसमें कंठ और ताल दोनों की आवश्यकता पड़ती हो। तो कौन सा इसमें वर्ड आएगा? ए और ऐ। कौन सा आएगा? ए और ऐ। अब एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्या है। अंग का उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? नासिक के। और बाकी मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ट, ठ, ड, ऋषि। और कंठताव्य से ए और ऐ। और कंठोष्ठ से ओ और औ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा किससे आया है? विशेषण से। दूसरा क्वेश्चन किससे आया है? विशेषण से। तो क्या है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की की विशेषता बतलाए, वो क्या होता है? विशेषण। तो विशेषण में इसमें क्या पूछा गया? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? परिणाम बोधक। परिणाम बोधक का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आप इसका मतलब समझेंगे माप तौल। परिणाम बोधक का सीधा मतलब आप क्या समझेंगे? माप तौल। जिसमें किसी चीज को मापने की बात की जाए, उसके मात्राओं को बताने की बात की जाए, उसमें क्या होगा? परिणाम बोधक। तो इसमें उसके बाद दूसरा क्या है? गुणवाचक। गुणवाचक में तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका क्या मतलब होगा? गुणवाचक। गुण का मतलब जो हमारे किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताता हो? गुण या दोष। क्या बताता हो? गुण, दोष। ऐसा नहीं कि इसमें बस गुण दोष ही बताएगा, इसमें और भी है, जैसे स्थान भी बताता है आदि। उसके बाद आता है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक को इसमें मेनली किस चीज की बात की जाएगी? संख्या की। इसमें किस चीज की बात की जाएगी? संख्या। इससे क्या स्पष्ट है कि संख्या की बात की जाएगी। अब संख्या में क्या है? 1, 2, 3 ऐसे कोई वर्ड जो संख्या से शुरू होते हो, जिसको हम आसानी से आसानी से हम समझ सकते हैं। संख्यावाचक एक होता है, इसमें 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या कहेगा? जिसको हम जैसे एक बालक है, तो इसमें कोई वो नहीं, इसमें आराम से हम समझ जाएंगे एक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लोग हैं, जैसे कुछ, कई, कुछ लोग वहां गए। तो इसमें हम बता नहीं सकते। तो ये किस में आएगा? संख्यावाचक में आएगा। परिणाम बोधक में माप तौल है, और इस संख्यावाचक में 1, 2, 3 कुछ कई है। परिणाम बोधक में क्या आएगा? जैसे गज, मील, ये सब किस में आएंगे? परिणाम बोधक में। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? इससे सीधा स्पष्ट है सर्वनाम। जो सर्वनाम के पहले प्रयोग हो या उस सर्वनाम के स्थान पर ही प्रयुक्त हो जाता है, वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। अब इसका सही ऑप्शन क्या है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण होगा? परिणाम बोधक।
क्योंकि इसमें क्या बात की गई है, 4 गज। 4 गज का मतलब इसमें माप तौल किया जा रहा है। आप लोग अभी एक और इसका एग्जांपल देखिए जो कि अभी रिसेंट में आया था कोविड, उसमें देखा 2 गज दूरी, उसका प्रमुख थीम क्या था, 2 गज दूरी। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, परिणाम बोधक। कौन सा विशेषण होगा, परिणाम बोधक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है समास का विलोम क्या है। विलोम का मतलब तो 1 2 3 में हम लोग समझ गए हैं कि विलोम क्या होता है, किसी चीज का उल्टा। तो क्या है, समास का विलोम क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि विलोम मतलब समास का उल्टा बताइए कि समास तो क्या होगा, समास का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा करना। समाज का हिंदी शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना, छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। जैसे राजमहल, वैसे तो हम इसको क्या बोलेंगे, राजा का महल, लेकिन इसको संक्षिप्त में समास अगर समास में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, राजमहल। तो ऐसे इसमें बताना है कि समास का विलोम क्या है। तो समस्या नहीं होगा, सामासिक ये भी नहीं होगा, साहसिक ये भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, व्यास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य का तत्सम रूप क्या है। ये क्वेश्चन कहां से है, तत्सम से। क्या है, शून्य का तत्सम रूप क्या है। तो तत्सम हम क्या इसमें देखेंगे, तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा मतलब जो भी वर्ड, ऐसे वर्ड जो सीधा संस्कृत से हिंदी में आ गए हो, जो सीधा संस्कृत से हिंदी में आ गए हो। संस्कृत से कहाँ गए हो, हिंदी में। उसमें क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे संस्कृत से हिंदी में क्या है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं 1 2 3 शून्य 1 2 3। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है। शून्य का तत्सम रूप, तत्सम का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो संस्कृत से सीधा कहा जाते हैं हिंदी में, तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, तत्सम। और कुछ इसी का होता है एक तद्भव। तत्सम के साथ एक और आता है, क्या आता है, तद्भव। तद्भव का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत का वर्ड है वो हिंदी में आता है लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। संस्कृत का जो वर्ड है वो हिंदी में आता है लेकिन उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन, तो क्या होता है वो, तद्भव। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है। तो शून्य का सुना ये नहीं होता, सन नहीं होता, शून्य ये भी नहीं है। शून्य, शून्य इसको संस्कृत में शून्य बोलते हैं। शून्य का मतलब जीरो, जीरो बट्टा लड्डू वाला शून्य, और इसका ये शून्य, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्य। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या है, शून्य का तत्सम रूप क्या है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, शून्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा हमारा क्वेश्चन जो है ये मुहावरा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुहावरा से। आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है। आंख की किरकिरी होना मतलब जो जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, बुरे लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वही होता है आंख की किरकिरी होना। अब आप समझिए इसमें कष्टदायक होना, कष्टदायक होना आंख की किरकिरी होना नहीं होता, फिर होता है धोखा देना। तो धोखा देने में इसका मतलब होता है सीधे आंख में धूल झोंकना। धोखा देने का मुहावरा क्या होता है, सीधे आंख में धूल झोंकना। सीधे आंख में धूल झोंकना, इसका क्या होता है, सीधे आंख में धूल झोंकना। सीधे आंख में धूल झोंकना इसका होता है। धोखा देना का सीधे आंख में धूल झोंकना, जैसे वह अपने पिताजी के सीधे आंख में धूल झोंककर कॉलेज में बंक मारता है, इसका मतलब ये हो जाता है सीधे आंख में धूल झोंकना। बहुत प्रिय होना, आंख का तारा होना। बहुत प्रिय होना का मुहावरा क्या होता है, आंख का तारा होना। बहुत प्रिय होना का आंख का तारा होना। अब हमारा क्या है
कि आंख की किरकिरी होना, इसका क्या होगा, अप्रिय लगना, क्योंकि आंख में अगर आपके किरकिरी चली जाए तो अच्छी नहीं लगेगी। सीधा समझिए, आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। और कष्ट धोखा देने का, सीधे आंख में धूल झोंकना। बहुत प्रिय होने का, आंख का तारा होना, जैसे वो अपने दादा और दादी के आंख का तारा है। तो ये कौन सा होगा, बहुत प्रिय होना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न पत्र संख्या 6 से 10 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प लिखिए। तो इसमें आपको इसको पढ़ना रहेगा, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 4 दिए रहेंगे उसका आंसर टिक करना रहेगा। तो इसमें आपको टाइम बचाना है, क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको उसको टाइम बचाना है, क्योंकि सब लोग इसी में ज्यादा टाइम, इसको पूरा पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसका क्वेश्चन पहले देख लेंगे कि इससे क्वेश्चन, इसके बाद इससे क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, आप बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। या तो मान लीजिए ग्रामर से रिलेटेड है, इसको तो आप ऐसे भी लगा लेंगे। फिर आप आगे इसके 7वां क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी का जन्म का ये क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से है। तो आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। अब फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन सॉरी, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ से है, व्याकरण से है। इसको तो आप बिना पैराग्राफ पढ़े ही कर सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किए तब उनकी अवस्था कितनी थी। ये क्वेश्चन कहाँ से है, आपके पैराग्राफ से। आप ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। अब हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, पैराग्राफ से है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, मतलब श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। अब हम इसका पैराग्राफ देखेंगे। अब इसको पैराग्राफ को ध्यान से आप लोग पढ़िए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया वो यहीं से पूछा गया कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। फिर है दूसरा, यहाँ से वहां से घूमते ही रहते थे, घूमते के रूप में भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बनना उन्होंने ना धारण किया होता तो वे स्थान एक ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। अब यही देखिए, आपका एक क्वेश्चन था कि वो कब बुद्धत्व को प्राप्त किए। तो देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन आपको एक आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, कि वे कब बुद्धत्व को प्राप्त किए, 35 वर्ष की आयु में। अब हम आगे चलेंगे। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष के थे, घूमते अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। फिर क्या है, अपने शिष्यों ने उन्हें कहा था, चरथ विख्य चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यप बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं आए, परंतु उनके शिष्यों ने उनको वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में अब देखो यहाँ पे एक और है कि सिर आंखों पर लेना, ये भी क्या है, एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है कि बात को मानना, किसी की बात को मानना, ये भी क्या है, मुहावरा है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिर आंखों पर लेना। फिर आता है, मैं जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण, एक आप लोगों से यह भी पूछा गया था कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो 3 क्वेश्चन हो गए ना आपका, एक ये घुमक्कड़, दूसरा 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, और तीसरा स्वच्छंद में कौन सी संधि है। अब आगे आप बढ़िए। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। एक ये क्वेश्चन था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, वैशाली में जन्म लिया।
पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला और कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुत धर्म की रक्षा के लिए। शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर और है, श्रुत धर्म की रक्षा, इसका रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ वैदिक धर्म। श्रुत धर्म किससे रिलेटेड है, वैदिक धर्म से। तो आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल गया। नहीं तो एक बार आप इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते, फिर आके इसको पढ़ते। अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का मतलब किसी वाक्य, किसी वर्ण या वाक्य समूहों के, किसी शब्द समूह के पीछे जुड़कर, शब्द समूह के, शब्द या शब्द समूह के पीछे जुड़ना, क्या होता है प्रत्यय। क्या होता है प्रत्यय। तो क्या घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अड़ तो होगा नहीं, घुमड़ हो जाएगा, घुमड़, घुमक्कड़। तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़। ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको खुद से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होंगे। अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन, हम देखेंगे इसी पैराग्राफ का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? वैशाली में। ये हमारा इसी पैराग्राफ से 8वां क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें हमें बताना है कि कौन सी संधि है। तो दीर्घ संध तो है नहीं, गुण संध, ये गुण संध होता नहीं। गुण संध में क्या होता है, ओ, ए, ई। इसमें कहीं पे आपको दिख रहा है मात्र नहीं है, दीर्घ संध नहीं है। दीर्घ संध में क्या होता है, आ या आ के बाद कोई भी वर्ड या कोई भी वर्णमाला है, जैसे ई, ए, ओ। तो ये सब क्या होता है, दीर्घ संधि, सब दीर्घ हो जाए, विसर्ग नहीं है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चौथा ऑप्शन। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। हम आपको एक क्लास संधि के ऊपर बनाएंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल संधि पढ़ाएंगे। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? यह भी क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ से ही है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो कितनी थी, 35 वर्ष। और 80 वर्ष में तो उनकी मृत्यु हुई थी। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, पैराग्राफ से ही है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो ये भी आपको पैराग्राफ के एकदम लास्ट में था ना कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म। कौन सा है, वैदिक धर्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन है, आकाल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब एक ही शब्द का कई ऐसा शब्द जिसका अर्थ समान हो। तो अधियारा अकाल का है, अधियारा, अधियारा तो नहीं है, ये ऑप्शन गलती से लिखा प्रिंट हो गया है, इसका कोई नहीं है। फिर आता है अपहार्य, अपहार्य भी नहीं है, अपहार का मतलब किडनैप करना, तो अकाल का अपहार्य तो नहीं होगा। फिर कौन सा आता है, दुर्मिश, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। जिसकी ये क्वेश्चन हमारा है कि एक वाक्य दिया रहेगा, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कोई एक वाक्य आपको लिख के दिया रहेगा, तो इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, वही इसका होता है। जैसे है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब जिसका कोई आशा ना किया हो, तो के लिए एक शब्द है। तो इसमें क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय का क्या होता है कि जिसको मापा ना जा सके। अपरिमेय का क्या होता है, जिसको मापा ना जा सके, वो होता है अपरिमेय। मापा ना जा सके, जिसको मापा ना जा सके वो क्या होता है, अपरिमेय। तो ऐसे इसी में अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि अपरिमेय है जिसको मापा ना जा सके, तो फिर अनंत क्या है? अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ मापने की बात है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, मैथ से। लेकिन अनंत, अनंत में कुछ भी आता है। फिर आता है अप्रत्याशित।
अप्रत्याशित का क्या होता है? जो इस क्वेश्चन का यही अर्थ है कि जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अप्रत्याशित। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये दूसरा ऑप्शन। लेकिन हम ये भी ऑप्शन देखते हैं कि अनाहूत। अनाहूत का मतलब क्या होता है? जिसको हम बिना बुलाए, जैसे कोई बिना बुलाए आ जाए, जो बिना बुलाए आता हो, जो बिना बुलाए आता हो, वो क्या होता है? अनाहूत। जैसे बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान क्या हो जाते हैं? अनाहूत, जो कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बिना बताए हमको बिना बुलाए आ जाए तो क्या अच्छा लगता है? फिर आता है प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब जिसके ऊपर कोई आशा की गई हो, जिसके पूर्व से ही आशा की गई हो, क्या होता है? प्रत्याशा। जिसकी पूर्व से आशा की गई हो, जिसकी पूर्व से आशा की गई हो, वो क्या होता है? प्रत्याशा। तो इसको आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन और आपको समझ में आएगा कि अप्रत्याशित का विलोम शब्द क्या है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अप्रत्याशित का विलोम शब्द क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रत्याशा। बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य क्या है? मुझसे उठा नहीं गया। तो इसमें क्या है कि उठना, तो जैसे कर्ता क्या कर रहा है? उठने का कार्य। तो उठना में, उठने में ही भाव है। इसमें किसकी प्रधानता है? उठने की। तो इसमें कौन सा होगा? भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट। तो इसको आप ऑप्शन देख लीजिए। हम संधि पे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हम डिटेल समझाएंगे कि निष्कपट का निष्कपट कैसे होता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है? तो भारत में हम लोग को लगेगा कि भारत, लेकिन भारत में इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो आप लोग तुरंत भारत लगाएंगे। भारत नहीं होता, क्योंकि इसमें बस हम बोलते हैं लेकिन लिखते इंग्लिश और अन्य भाषाएं भी प्रयोग की जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप लोग जानते ही हैं उर्दू ज्यादातर कौन रहता है? मुस्लिम लोग, जो कि हम लोग के क्या है? दुश्मन। तो ये तो नहीं बोलते हिंदी, ये क्या बोलते हैं? ज्यादातर उर्दू। मुस्लिम कौन? मुस्लिम क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ये भी नहीं बोलते। दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका तो आप समझ ही रहे हैं, इंग्लिश डेवलप्ड कंट्री है। फिर आता है मॉरिशस। तो क्या है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? मॉरिशस। इसको आप याद रखिएगा, ये नहीं कि ऑप्शन में भारत आए तो आप भारत टिक कर दें। अब हमारा 2022 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूपी टेट का। अब हम आपको लेके आएंगे 2021 के यूपी टेट क्वेश्चन सॉल्व हिंदी के। ठीक है, ओके, धन्यवाद।